हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी सभी के। सब ठीक ठाक है। दोस्तों, आपका जो मई एंड नवंबर 2022 का एग्ज़ाम है उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू यूलिप पॉलिसीज़। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अभी जो यूलिप पॉलिसीज़ हैं ये एग्जैक्टली होती क्या हैं और ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कैसे डिफरेंट होती हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ यहाँ डिस्कशन करूंगा और फिर ये बताऊंगा कि इसमें अमेंडमेंट क्या आया, क्यों आया, और उस अमेंडमेंट की वजह से हमारे कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पशंस के चैप्टर में इम्पैक्ट आता है, कैपिटल गेन्स में आता है, टैक्स रेट उसके ऊपर कौन सा अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो इसका टाइटल है यूलिप। यूरोप के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप लोगों के पास अमेंडमेंट्स का हैंडआउट है। एग्जेप्टेड इनकम्स नाम से मैंने चैप्टर नंबर 19 दिया हुआ है, उसके अंदर यूरोप का डिस्कशन किया है मैंने आपके साथ। लेकिन ये डिस्कशन मैं नोट्स में से करूं उससे पहले मैं आपको यहाँ को समझाना चाहता हूँ। आओ जरा बात को थोड़ी सी डीपली समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस सिस्टम पे आ जाएंगे। मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की एक ब्रांच है और एसबीआई के इस ब्रांच के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं पैसा जमा करवाने के लिए। मान लेते हैं एक दिन में 50 लोग गए और 50 लोगों ने जाके इसके अंदर कैश जमा करवा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचना कि अगर आज 50 लोगों ने 50 पीपल ने अगर आज ये पैसा डिपॉजिट किया है, तो कल क्या 50 पीपल आ जाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे, 50% आ जाएंगे पैसे विड्रॉ करने के लिए? क्या जितने लोगों ने पैसा जमा करवाया क्या कल वो सारे लोग पैसा विड्रॉ करने के लिए आ जाएंगे? आंसर इज नो। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे आ जाए। कितने आएंगे पैसा विड्रॉ करने के लिए? एक अंदाजा लगाया जाता है, और ये अंदाजा ऐसा नहीं है कि भाई बस बैठे बैठे सपना आया तो अंदाजा लगा लिया, ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं। और आप लोगों ने सुना होगा एक बड़ा अच्छा कोर्स है हमारे देश के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुरियल का कोर्स। एक्चुरियल साइंसेस कहते हैं। तो जो एक्चुरियल साइंसेस में आपको पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है या इसी प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि भाई कितने एस्टिमेशंस होंगे। और ये तो भाई एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत नन्ना मुन्ना सा पार्ट है एक्चुरियल्स का, लेकिन एक्चुरियल्स अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। तो जो एक्चुरियल साइंस है उस एक्चुरियल साइंस के हिसाब से यहाँ पे ये देखा जाएगा कि भाई कितने लोग पैसे विड्रॉ करेंगे। अगर 50 लोगों ने जमा करवाया पैसा, तो क्या अगले दिन 50 के 50 विड्रॉ कर लेंगे? आंसर इज नो। अगले दिन कितने बड़े लोग पैसे विड्रॉ करेंगे? 2 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? 2, 4, 5 ही करेंगे, इससे ज़्यादा तो विड्रॉ नहीं करेंगे। तो बैंक को कहा जाता है कि आप अपने पास उतना ही पैसा रखिए। ये जो पैसा कैश का जमा हुआ उसमें से आप उतना ही पैसा अपने पास रखिए जितना अंदाजा है, एस्टिमेट है कि लोग आएंगे आपसे विड्रॉ लेके जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 50 लोगों में से अगर 4 लोग पैसा अपना लेके जाएंगे तो इसका मतलब 46 लोगों का पैसा अभी भी बैंक के पास रखा हुआ है। बैंक क्या करता है, इन 46 लोगों का पैसा आगे जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कर देता है। और ये जो हमने यहां पे लिखा ना कि भाई 4 लोगों का पैसा बैंक अपने पास रखेगा और बाकी का आरबीआई के पास जमा करवा देगा, इसको हम लोग बोलते हैं CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, कि कितना कैश अपने पास रखोगे, बाकी का पैसा आरबीआई के पास जमा करवाइए। और ये कैश रिजर्व रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? एक्चुअल्स के हिसाब से। एक्चुअल्स कैलकुलेट करेंगे कि भाई अंदाजे से कितने लोग आएंगे अपना कैश विड्रॉ करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी कंसेप्ट को मैं चेंज करता हूं, बैंक से हटके मैं इंश्योरेंस कंपनी पे आ जाता हूं। मान लेते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत बड़ी हमारे भारत की इंश्योरेंस कंपनी है LIC। कुछ दिनों में इसका IPO भी आने वाला है। तो LIC नाम की ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों ने प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी करवा ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर तारीख पे 50 लोगों ने इंश्योरेंस करवा लिया। मान लेते हैं ऐसा, चलो 50 की जगह 500 कर देता हूँ, चलो 500 की जगह 5000 कर देता हूँ, तो आप कोई भी फिगर एक ले सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर दिन 5000 लोगों ने LIC के
अंदर प्रीमियम पे करके अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया। अब जरा सोचेगा कि अगले एक दिन से लेके अगले एक साल तक, 1 डे से लेके 1 ईयर तक अगर हम लोग बात करें, अंदाजा लगा रहे हैं, चलो हम लोग अगले दिन की ही बात करते हैं, वेरी नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे क्या ये 5,000 के 5,000 लोग जिन्होंने प्रीमियम पे किया, ये अगले दिन 5 के 5,000 मर जाएंगे? आंसर इसमें 5,000 नहीं मरेंगे। अच्छा, क्या अगले एक साल में 5,000 सारे मर जाएंगे? अगेन आंसर इज नो, नहीं मरेंगे। तो होता यह है कि जैसे बैंक्स वाले कहते हैं कि साहब हम अंदाजा लगाते हैं, एक्चुअल साइंस की मदद से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कितने लोग हमारे पास आएंगे अपना कैश विड्रॉ करने के लिए, उतना कैश अपने पास रखते हैं, बाकी का पैसा हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देते हैं। इसी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनीज भी करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी एक्चुअल साइंस की मदद से ये देखती हैं कि भाई इन 5,000 में से कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो रहेगी और कितने लोगों की डेथ की वजह से हमें क्लेम देना पड़ जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। और भाई 5,000 में से कितने मरेंगे? मान लेते हैं 5,000 में से 2 लोग मरेंगे, एक्चुअल साइंस की मदद से कैलकुलेट किया, तो भाई बाकी के बच गए 4,998 लोग। इनका जो पैसा आया इसका क्या करें? क्या वो सारा पैसा LIC अपने पास होल्ड करके बैठी रहे? ऐसा नहीं होता। LIC वाले क्या करते हैं, ये जो पैसा है इसमें से कुछ लोगों का पैसा, जैसे 2 लोगों का पैसा एक्सपेक्टेड है कि इतने लोगों की डेथ होगी, उतना पैसा अपने पास होल्ड करते हैं, और बाकी सभी लोगों का पैसा, जो जितना भी पैसा होगा वो फर्दर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फर्दर इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है? ये फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है, इन सारे लोगों का पैसा फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। और जब स्टॉक मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ऑप्शन दे दी जाती है। आपको याद है ये वाली चीज़ें मैंने आपको क्लास में भी सिखाई थी। ऑप्शन दे दी जाती है। ऑप्शन ये होता है कि भाई आपका जो पैसा है वो आप अपना पैसा किस तरीके से कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके पैसा का मैक्सिमम पार्ट जो है, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके पैसे का जो मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम का मतलब हो गया यहाँ पर 2/3, अगर आप 2/3 की बात करें तो वो आता है 66.66%। अब ये 66.66% बड़ी अजीब सी फिगर बनती है, इस वजह से सरकार ने 65% बोल दिया इसे। क्या आपके पैसे में से 65% पैसा इक्विटी में डाल दिया जाए, स्टॉक मार्केट के इक्विटी शेयर्स में डाल दिया जाए? ये मैक्सिमम है ना, सॉरी आई एम सॉरी, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। ये वाली फिगर हमेशा मिनिमम फिगर होती है। दिस फिगर इज ऑलवेज मिनिमम फिगर। तो क्या मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में डाल दिया जाए और मैक्सिमम 35% पैसा डेट्स में डाल दिया जाए, या फिर 50-50 कर दें, 50% इक्विटी में डाल दें, 50% डेट में डाल दें, 50% इक्विटी 50% डेट। और इसी प्रकार से क्या मिनिमम 65% पैसा डेट में डाल दें और मैक्सिमम 35% पैसा इक्विटी में डाल दें? तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और पैसा इन्वेस्ट जब किया जाता है तो ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। मिनिमम 65% इक्विटी में, 50-50, और उसके बाद मिनिमम 65% डेट्स में, बॉन्ड्स में, डेट्स में। ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहां पे 65% इक्विटी में होती है, इसे बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, MF म्यूचुअल फंड्स। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। और इन तीसरे वालों को हम लोग बोलते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी ओरिएंटेड, बैलेंस ग्रोथ एंड देन डेट ओरिएंटेड। तो ये जो पैसा है 2 लोगों का अपने पास रखा जाएगा। और ध्यान रखना, मैं ये 2 लोग कह रहा हूं, ये हमेशा 2 नहीं होगा। ये 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। एक्चुअल साइंस
में जो एक्चुअल वाले लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। मैंने तो सिर्फ बात कर सिखाने का तरीका है कि मान लेते हैं दो हैं, तो दो लोगों का पैसा इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगी, उसको इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा, और बाकी के 4,998 लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ये जो लोग हैं 4,998, इनफैक्ट मैं अगर इनकी बात ना करके पूरे 5,000 की बात करूं, तो ये 5,000 लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि बताओ जी, अगर हम आपका पैसा फर्दर इन्वेस्ट करें तो आप क्या चाहते हो कि हम आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें? हम आपका पैसा क्या 65% कम से कम इक्विटी में लगा दें, दैट इज इक्विटी ओरिएंटेड में इन्वेस्ट कर दें आपका पैसा, या हम आपका पैसा बैलेंस ग्रोथ में डाल दें, या हम आपका पैसा डेट में डाल दें, कहां डाल दें? ये बात इन 5,000 लोगों से पूछी जाएगी। और ये जो 5,000 लोग हैं, ये 5,000 लोग डिसाइड करेंगे कि इनको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया जाए, इक्विटी ओरिएंटेड में रखा जाए, बैलेंस ग्रोथ में रखा जाए, या फिर डेट ओरिएंटेड में रखा जाए। ये वो लोग डिसाइड करेंगे। अब इस 5,000 में से कई ऐसे होंगे जो यंग एज के होंगे, आप जैसे लोग स्टूडेंट्स की उम्र के होंगे, तो वो लोग हमेशा चूज करेंगे भाई इक्विटी में डालो, कोई बात नहीं, हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न भी है। मेरे जैसे जो मिडिल एज में लोग हैं, हम लोग हमेशा सिक्योर होकर चलना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज थोड़ी सी कम है, तो हम लोग कहते हैं यार बैलेंस में डाल दें, पैसा डूबना नहीं चाहिए यार, बड़ी मुश्किल से कमाया है पिछले 10-15 सालों में। और जो बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड है, वो कहते हैं यार सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, बिल्कुल भी डूबनी नहीं चाहिए, तो डेट ओरिएंटेड में डाल दो। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, सुन लेना बात को, अब यहां से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जब कभी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के टाइम पे आपसे अब पूछे कि हम आपकी इस पॉलिसी का कुछ पैसा तो अपने पास रखेंगे और बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, और आपसे पूछे कि बताओ कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें, बैलेंस ग्रोथ में करें, डेट ओरिएंटेड में करें, तो आप वो डिसाइड करोगे, आप चूज करोगे ऐसी पॉलिसीज जहां पे आपसे पूछा जाए और आपसे पूछ के ये पैसा इन्वेस्ट किया जाए। ऐसी पॉलिसीज को बोलते हैं यूलिप पॉलिसीज, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट, मैं लिख देता हूं यहां पे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अच्छा, अब यहां पे वर्ड आ गया यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? अब इस बात को ध्यान से समझना। यूनिट का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे देश में एक बहुत बड़ी कंपनी, नाम सबने सुना हुआ है, एमआरएफ लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। मान लीजिए आपने मद्रास रबर फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप एज अ शेयर होल्डर इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको एमआरएफ लिमिटेड से इसके बदले में क्या मिलेगा? इसके बदले में आपको मिलेंगे शेयर्स, और जब आप उन शेयर्स को अपने पास होल्ड करके रखोगे तो उन शेयर्स के ऊपर आपको बाद में डिविडेंड मिलेगा। ये तो होगा कंपनी का केस। लेकिन मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी होगी, वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको शेयर्स नहीं देती है, बल्कि शेयर्स के बदले में देती है यूनिट्स। ये होते शेयर्स ही हैं, ये होते शेयर्स ही हैं, लेकिन नाम अलग कर दिया गया है सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई, ये अगर कंपनी में आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल कंपनी में, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वहां पे शेयर्स की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे यूनिट्स, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल कंपनी एंड अ म्यूचुअल फंड कंपनी। इसी प्रकार से आपको ये बात अच्छे से पता है,
जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है तो उसके लिए वो लेके आती है आईपीओ। जैसे आपको पता है कुछ दिनों में एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, बहुत शोर मचा हुआ है पिछले कई दिनों से। तो एलआईसी का आएगा आईपीओ, इसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसी प्रकार से अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने नए यूनिट्स बाजार में लेके आना चाहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनएफओ, दैट इज न्यू फंड ऑफर। तो ये न्यू फंड ऑफर और आईपीओ होता एक ही बात है, बस आईपीओ में शेयर्स ऑफर किए जाते हैं और एनएफओ में यूनिट्स ऑफर किए जाते हैं। नॉर्मल कंपनी के लिए शेयर्स वर्ड यूज करते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए यूनिट्स वर्ड यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर आईपीओ और एनएफओ जब दोनों होते सेम है तो दो अलग अलग टर्म्स क्यों हैं? उसके पीछे कारण है। आज से लगभग कोई 12-15 साल पहले की बात है, रिलायंस वालों ने अपना एक म्यूचुअल फंड इशू किया। रिलायंस पावर का था ये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो अनिल अंबानी के पास कंपनी है उसकी बात कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी वाली कंपनीज की बात नहीं कर रहा मैं। तो उन्होंने अपना एक म्यूचुअल फंड इशू किया और उसकी बड़ी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट करी, जी हम लोग म्यूचुअल फंड्स लेके आ रहे हैं। अब हमारे देश में बहुत सारे लोगों को उस जमाने में 12-15 साल पहले म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। और उनको यह समझ आया कि भाई ये शेयर्स आ रहे हैं, तो सबने सोचा अच्छा यार रिलायंस के शेयर्स बाजार में आ रहे हैं, इन्वेस्ट करो जी, खूब पैसा इन्वेस्ट करो। तो लोगों ने खूब पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा इन्वेस्ट करने से यह हुआ कि जब उनको इसका रिटर्न्स में कुछ मिला तो वो मिला यूनिट्स, दैट वाज नॉट शेयर्स। हालांकि शेयर्स और यूनिट्स एक ही बात होती है, बट देन दे वर अपसेट कि यार हमने तो सोचा था हमारा को मालिकाना हक मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे, ये तो यूनिट्स है, फ्रॉड हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो वहां पे सेबी ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कोई फ्रॉड नहीं है, ये तो आपको बताया गया था बार बार कि म्यूचुअल फंड्स है। अगर आपको नहीं पता म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स का फर्क क्या है तो ये आपकी गलती है, कंपनी की गलती थोड़ी ना है। और उसके बाद सेबी ने यह बात रियलाइज करी कि यार लोगों में क्योंकि जागरूकता बहुत कम है म्यूचुअल फंड्स को लेके, तो कैंपेन चलाया जाए म्यूचुअल फंड्स को एडवर्टाइज करने का। और उसका रिजल्ट है, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स की एड्स आती है जहां पे वो लिखा था, कहते हैं ना म्यूचुअल फंड्स है, सही है। और वो धोनी की भी एड आपने देखी होगी, जब धोनी रिटायर हुआ तो उसने कहा भी मैंने तो अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल रखा है, एंड सो ऑन। उस समय सेबी ने ये डिसाइड किया कि भाई शेयर्स के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एनएफओ, ताकि लोगों को दोनों का फर्क समझ आ सके कि ये म्यूचुअल फंड्स है या फिर ये शेयर्स है। तो ये बात समझ आ गई, नई बात है, ये बात हमारे अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैंने करवा दिया कि कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम आएगी। अब ये सारी बातें आप लोगों ने सीखी जो कि बैंक से रिलेटेड थी, कि बैंक में जितने लोगों ने पैसा जमा किया वो सारे के सारे लोग पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे अगले दिन। इसी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी में जितने लोगों ने अपनी पॉलिसी ली है वो सब मरेंगे नहीं अगले दिन, कुछ मरेंगे अगले दिन या कुछ महीनों में, बाकी लोग जिंदा रहेंगे। तो इन लोगों का जो सरप्लस पैसा है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके और पैसा कमाया जाए, ये इंटेंट रहता है। और ऐसी पॉलिसीज जहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपको बता रही है कि साहब आपकी पॉलिसी का कुछ पैसा हम अपने पास रखेंगे इंश्योरेंस के लिए और कुछ पैसा हम लोग आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसी पॉलिसीज को हम लोग बोलते हैं यूलिप पॉलिसीज। जब पैसा फर्दर इन्वेस्ट होगा तो वो फर्दर इन्वेस्ट होगा या तो इक्विटी ओरिएंटेड में या बैलेंस ग्रोथ में या डेट में। इन सारी बातों का रोल है इस यूलिप के अमेंडमेंट में। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा ये था कि हम लोगों ने एग्जेम्प्टेड इनकम्स के चैप्टर में एक सेक्शन किया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, या आप इसको क्लॉज 10D बोले तो और अच्छा रहेगा। ये सेक्शन कहता है कि साहब सुनिएगा ध्यान से, ये सेक्शन कहता है कि साहब अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योर हो जाने पे आपको मैच्योरिटी पे कुछ पैसा मिलता है और ये पैसा बोनस को मिला के मिलता है, मतलब पैसे के अंदर बोनस का अमाउंट भी शामिल है, तो जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा।
सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जितना भी पैसा आपको मिल रहा है वो सारा का सारा पैसा आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। ये था सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। लेकिन फिर आपको ये बात अच्छे से पता है कि मैंने क्लास के अंदर भी ये वाला डिस्कशन किया था कि 2004 में पी चिदम्बरम बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर, और पी चिदम्बरम साहब ने कहा ना ये तो गलत है कि हम आपको लाइफ इंश्योरेंस पे मिलने वाला सारा पैसा एग्जाम कर दें, ये तो नहीं करेंगे हम लोग, इसके ऊपर हम लोग कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो चिदम्बरम साहब ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा हाउ एवर समथिंग विल नॉट बी एग्जाम, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एग्जाम नहीं करेंगे। जैसे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको पैसा मिलता है तो हम वो एग्जाम नहीं करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का बहुत अच्छे से एग्जांपल्स मैं आपको सैलरी के चैप्टर में करवा चुका हूं, जब मैंने अमिताभ बच्चन और केबीसी का एग्जांपल आपको दिया था। इसी प्रकार से मैंने सलमान खान और बिग बॉस का एग्जांपल आपको दिया था, और इसी प्रकार से मैंने कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हुए हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को समझाने के लिए। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर कंपनी जिसने पॉलिसी करवाई है उसको मिलता है तो टैक्सेबल होगा इन द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। या फिर अगर पैसा उस व्यक्ति को मिल रहा है जिसके लिए पॉलिसी करवाई गई थी, उदाहरण के तौर पे अगर केबीसी को पैसा मिलता है अमिताभ बच्चन की वजह से, तो केबीसी के लिए टैक्सेबल होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। लेकिन मान लीजिए अगर पॉलिसी के मैच्योर होने पे अमिताभ बच्चन को पैसा मिलता है, तब ये अमिताभ बच्चन के लिए टैक्सेबल होगा। सैलरी के चैप्टर में शर्त है कि अमिताभ बच्चन और केबीसी का रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और फिर भी पैसा अमिताभ बच्चन को मिलता है, तब अमिताभ बच्चन के लिए टैक्सेबल होगा अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। ये सारे डिस्कशन क्लास में किया हुआ है मैंने, और यहां तक कुछ नया नहीं है। नया कहां पे है अभी आपको मैं बताऊंगा। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल होगा, और साथ साथ में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता, ये हमेशा टैक्सेबल होता है। इसके साथ साथ में पहला पॉइंट की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का था। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, अगर पॉलिसी ऐसी है जो 80DD में इश्यू हुई थी, उसका पैसा मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। याद करो मैंने आपको अपने क्लासेस के अंदर अपने भतीजे का एग्जाम्पल दिया था। मेरे ताऊ जी का बेटा जो मेरा फर्स्ट कज़न है वरिंदर, और वरिंदर का आगे बेटा मानक जो मेरा भतीजा है। मैंने आपको बताया था मानक वॉज बॉर्न फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड। तो वरिंदर अपने बेटे मानक को लेके इनसिक्योर फील करता है, इस वजह से वरिंदर ने मानक के लिए पॉलिसी करवा ली। तो 80DD से रिलेट कर दिया मैंने उस चीज़ को। आपको याद है मैंने क्लास के अंदर भी आपको ऐसे ही करवाया था ना। मानक की मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। लेट से मानक की डेथ हो जाती है तो ये पॉलिसी मैच्योर हो गई। पॉलिसी का पैसा किसको मिलेगा? पॉलिसी का पैसा मिलेगा वरिंदर को जो मेरा कजन है। तो क्या वरिंदर के लिए टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, पैसा वरिंदर के लिए टैक्सेबल होगा। उल्टा सोचो, भगवान ना करे ऐसा हो, वरिंदर की डेथ हो जाती है, पैसा मानक को मिलता है, क्या मानक के लिए टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, मानक के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। यही सारी बातें मैंने क्लास के अंदर भी आपको बताई हुई है, यही एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं। मैं सेम एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको यूलिप पे जब हम लोग पहुंचे तो सारी चीजें याद आ जाए कि हाँ हाँ ये ऐसा 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 हो रहा है। आगे की बात ध्यान रखिएगा। चिदम्बरम साहब ने कहा कि अगर आपकी पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि अप्रैल 2003 के बाद इशू हुई है, अप्रैल 2003 से पहले इशू हुई है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो उसका पैसा जब भी आपको मिलेगा वो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर अप्रैल 2003 के बाद पॉलिसी इशू हुई है और उस पॉलिसी के ऊपर आपने प्रीमियम पे किया, जो प्रीमियम आपकी सम अश्योर्ड के 20% से ज्यादा है, तो मान लीजिए आपकी पॉलिसी है 1 लाख रुपए की और सम अश्योर्ड 1 लाख का है और आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 21,000 पे, 21,000 रुपीज का, तो 20% से ज्यादा है।
अब मैंने आपको क्लास के अंदर यह बात भी बताई थी कि इतना हाई प्रीमियम कब होता है। मैंने आपको क्लास में यह बात अच्छे से समझाई है कि आपकी उम्र जितनी कम होगी उतनी जल्दी उतना कम उम्र में लाइफ इंश्योरेंस लेना हमेशा फायदे की बात होती है, और उम्र जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना देरी से अगर लाइफ इंश्योरेंस का लेंगे तो आपका प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता जाता है। आपको याद होगा मैंने अपनी क्लास के अंदर अपने फादर का, अपना और अपने बेटे का एग्जाम्पल भी लिया था। फादर साहब की तो डेथ हो गई, चलो मदर की बात करते हैं। मेरी मदर इस समय 67 ईयर्स की हैं। गलत बोल दिया मैंने? हाँ गलत बोल दिया, 67 से ज़्यादा है, 75। शी 75, 15 साल हो गए रिटायर हुए। तो मेरी मदर 75 ईयर्स की हैं। मान लीजिए मैं चाहूँ या मेरी मदर चाहे कि 75 ईयर्स की एज में इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस दे तो देगी, लेकिन उनको पता है कि 75 ईयर्स की एज है, एज बहुत ज़्यादा है, रिस्क ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्लेम देना ही पड़ेगा और बहुत जल्दी देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम चार्ज करेगी जो कि बहुत ज़्यादा हाई होगा। चांसेस है 20% या 10% सम एश्योर्ड से ज़्यादा हो जाए। मैं अपनी बात करता हूँ, माई एज इज 45, तो मैं अगर अपने लिए इंश्योरेंस मांगूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी को देने में थोड़ी सी झिझक होगी, लेकिन फिर भी मेरी मदर के मुकाबले में मेरे को इंश्योरेंस आराम से मिलेगा, क्योंकि मेरा रिस्क ऑफ लाइफ मेरी मदर के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। मेरा बेटा 15 साल का है, अगर मैं उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मांगता हूं तो डेफिनेटली बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे रिस्क ऑफ लाइफ बहुत कम है। तो ध्यान देना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क ऑफ लाइफ बढ़ता है, वैसे वैसे प्रीमियम का अमाउंट बढ़ता है। और अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो सम एश्योर्ड के 20% से ज्यादा हो सकता है, 10% से ज्यादा हो सकता है। तो हमारे चिदम्बरम साहब ने यही बात करी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 2003 के बाद पॉलिसी ले रहे हैं, 2003 के बाद पॉलिसी ले रहे हैं तो हम आपको 20% की रिस्ट्रिक्शन देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीमियम का पैसा अगर 20% से ज्यादा पे किया तो वो जो पॉलिसी की मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल, उसे हम लोग एग्जाम नहीं करेंगे। लेकिन अगर 20% या 20% से कम का प्रीमियम था तब मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा उसे एग्जाम रखेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में। ये सारी बातें मैंने आपको लिखवाई हुई है क्लास के अंदर, जब आप अपने क्लास नोट खोलेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा। इसी प्रकार से इन्होंने ये कहा था कि अगर पॉलिसी 2012 के बाद इशू हो रही है, अगेन कांग्रेस का जमाना था 2012, बीजेपी की सरकार तो 2014 में बनी है, अगर 2012 के बाद पॉलिसी इशू हो रही है तो वहां पे हम लोग 10% का प्रोविजन लगाएंगे। नोट्स में गलती से 20% लिखा हुआ है, उसे करेक्शन करके 10 कर दीजिएगा यहां पे इन नोट्स के अंदर। तो अगर 2012 के बाद की पॉलिसी है तो 20% की जगह हम लोग 10% का कसम लगाएंगे। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा अगर सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा इशू पे हुआ तो जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी तो वो पॉलिसी पे मिलने वाला पैसा टैक्सेबल करेंगे, एग्जाम नहीं करेंगे। एग्जाम कब होगा, जब प्रीमियम का पैसा 10% या 10% से कम का है तब हम लोग उसे एग्जाम रखेंगे। अदरवाइज 10% से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया तो हम लोग टैक्सेबल करेंगे पॉलिसी का पैसा जब मैच्योरिटी में मिलेगा। यही 20% को घटा के 10 किया और इसी 10% को इन्होंने चेंज करके 15% कर दिया था। अगर पॉलिसी अप्रैल 2013 के बाद इशू हो रही है, अप्रैल 2013 या अप्रैल 2013 के बाद इशू हो रही है, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए पॉलिसी इशू हो रही है जो 80U में फिजिकली हैंडीकैप्ड है या 80DD के किसी स्पेसिफिक डिजीज से सफर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो अमाउंट मिडल हो जाएगा। 10 और 15 का 10 और 20 का एवरेज करके 15 कर दिया तो 15% तक की का प्रीमियम पे करेंगे, हम आपको पॉलिसी का पैसा एग्जाम कर देंगे। अगर आपका प्रीमियम का पैसा 15% से ज्यादा होगा तो हम उसे टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, यहां तो कोई इश्यूज नहीं है। अब ये जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D है, पहले तो आपको ये समझना है डिटेल में, उसके बाद ही आपको यूनिट समझ आएगा। तो 1010D में आपको यहां पे बता रहा हूं कि 1010D में कौन सी पॉलिसीज एग्जेम्प्ट है और कौन सी पॉलिसी आपकी टैक्सेबल है।
अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनेगा। ये जो सेक्शन 1010D है, इसका पहला एक्सेप्शनल केस, पहला प्रोविजन कहता है कि साहब चाहे प्रीमियम 10% से ज्यादा का था, चाहे प्रीमियम 20% से ज्यादा का था, चाहे वो 15% से ज्यादा का था, डिपेंडिंग अपॉन पॉलिसी इशू कब हुई है, लेकिन अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और डेथ की वजह से पैसा मिलता है, तो वो तो पैसा हमेशा एक्सेप्ट रहेगा, उसे कभी भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये पहला एक्सेप्शन केस आया। फिर दूसरा एक्सेप्शन केस ये कहता है कि जब हम लोग 10%, 15%, 20% कैलकुलेट करेंगे, तो वो 10, 15, 20% हम लोग सिर्फ सम अश्योर्ड का कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर बोनस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्रोविजन और सेकंड प्रोविजन, और जो थर्ड प्रोविजन था, एक्सेप्शन केस था, वहां पे ये 15% वाली बात हो रही थी, जो मैंने अभी आपको बताया। 80U और 80DD वाला व्यक्ति, उसके लिए पॉलिसी करवाते हो तो वो थर्ड प्रोविजन में आ जाता है, और थर्ड प्रोविजन के हिसाब से 15% की लिमिट लगती है। तो ठीक हो गया, यहां तक कोई इश्यूज नहीं है। यहां तक जो मैंने आपको बताया ये पुराना कंसेप्ट है, मतलब पिछले आधे घंटे से जो मैं बात कर रहा हूं, ये पुराना कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। अब यहां से, इस पॉइंट से अमेंडमेंट शुरू हुआ। अमेंडमेंट क्यों आया, पहले वो समझते हैं। देखिए, यहां पे बार बार बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बात हो रही है बार बार, किसके बारे में, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। यूलिप्स की तो बात ही नहीं होती कहीं पे। यूलिप पॉलिसीज ऐसी थी जहां पे वो 10%, 20%, 15% वाला कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं हो रहा था। 10, 15, 20 वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, यूलिप्स में तो ऐसा था ही नहीं। तो जो बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति थे, जो टैक्स प्लानिंग बड़े अच्छे से करते थे, जो लूपहोल्स को बड़े अच्छे से यूज करते थे, वो क्या करते थे, यूलिप पॉलिसीज में इन्वेस्ट किया करते थे, और यूलिप पॉलिसीज में प्रीमियम देते थे 10% से ज्यादा। अगर 2012 का टाइम है, 15% से ज्यादा 2013 वाला टाइम जो है, या फिर अगर हम लोग बात करें 20% से ज्यादा, तो 10, 15, 20 से ज्यादा वो प्रीमियम पे कर रहे थे। और जब वो यूलिप पॉलिसीज में इतना हैवी प्रीमियम पे कर रहे थे, तो उनकी जब मेच्योरिटी पे पैसा वापस मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि वो टैक्सेबल वाले प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होते थे यूलिप पे। तो लोग क्या कर रहे थे, बाईपास कर रहे थे सारे कंसेप्ट्स को और अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे थे। हमारी सरकार ने देखा कि ये टैक्स प्लानिंग हो रही है, लोग ज्यादातर यूलिप पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे 10, 15 और 20 वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार ने अब यूलिप पॉलिसीज पे भी ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया। 10, 15, 20 वाली कहानी यहाँ पे भी लगा दी इन्होंने, और इन्होंने अब यहाँ पे कहा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यूलिप्स की कहानी शुरू हो रही है। तो स्पेशल प्रोविजंस अब इन्होंने इंट्रोड्यूस करे। किस चीज के स्पेशल प्रोविजंस हैं ये? स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये स्पेशल प्रोविजंस हैं किस चीज से रिलेटेड? ये स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, यूलिप्स। यूलिप्स का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको समझाया वो यहां पे लिखा हुआ है। यूलिप्स हैव बीन डिफाइंड एज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज which has a component of both investments and insurance। तो इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपने पास वो पैसा रखेगी एक्चुअल बेसिस के हिसाब से कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है, एक्चुअल बेसिस के हिसाब से। एंड इट इज लिंक्ड टू द यूनिट, यूनिट का मतलब म्यूचुअल फंड, जो मैंने आपको बताया था। And it is defined by the Insurance Regulatory Development Authority of India, IRDA। तो that means IRDA इसकी डेफिनेशन भी देगा और वो सब कुछ करेगा। अब इंट्रोड्यूस हुआ नया कंसेप्ट, फोर्थ प्रोविजन। ध्यान रखना, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का 3 प्रोविजन के हमें पता है। 3 प्रोविजन क्या कहते हैं? पहला प्रोविजन था कि डेथ पे पैसा मिलेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरा प्रोविजन था कि हम लोग सिर्फ सम अश्योर्ड को लेंगे, उस सम अश्योर्ड के अंदर बोनस को कंसिडर नहीं करेंगे। और तीसरा प्रोविजन था कि अगर कोई व्यक्ति 80U या 80DD के हिसाब से कवर हो रहा है तो उसके लिए ना 10% अप्लाई करेंगे, ना 20% अप्लाई करेंगे, रादर 15% अप्लाई करेंगे। तो ये 3 प्रोविजन थे। अब आया चौथा प्रोविजन। चौथा प्रोविजन कहता है, ध्यान से पढ़ना, इफ यूलिप्स
आर इशूड ऑन और आफ्टर फरवरी 2021। ये बहुत जरूरी बात है कि यूलिप्स अगर इशू हो रहे हैं फरवरी 2021 या उसके बाद। अब बात आती है साहब ये यहाँ पे 1 फरवरी 2021 क्यों है? उसके पीछे कारण है, बजट आया था 1 फरवरी 2021 को, जिस बजट के अंदर ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो अगर कोई यूलिप पॉलिसी इससे पहले इशू हो चुकी है तो उसका पैसा तो हमेशा एक्सेप्ट रहेगा, आपने टैक्सेबल नहीं करना। लेकिन अगर यूलिप पॉलिसी इशू हो रही है 1 फरवरी 2021 या 1 फरवरी 2021 के बाद, तो वहां पे सरकार ने दो तरह की यूलिप पॉलिसीज को बाइफरकेशन दे दिया। एक जिसका प्रीमियम ज्यादा है, एक दूसरा जिसका प्रीमियम कम है। वो ज्यादा और कम की डेफिनेशन क्या है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ यूलिप इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीड्स 2,50,000 रुपये पर एनम, मतलब एक पॉलिसी है और उस एक पॉलिसी का प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा का है पूरे साल का, तो ऐसे केस में एग्जेम्पशन अंडर 1010D शैल नॉट अप्लाई। इसका मतलब जब यूलिप पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर कब होगी, ध्यान देना फरवरी 21 में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यूलिप पॉलिसी आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मैच्योर होगी। 5 साल बाद 10 साल बाद जब मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिलेगा, वो पैसा सेक्शन 1010D के हिसाब से एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा अगर आपका प्रीमियम का पैसा 2,50,000 से ज्यादा का था तो। ये सिंगल पॉलिसी है। मान लीजिए एक साल में बहुत सारी पॉलिसीज इश्यू हुई है तो क्या करें, आओ जरा पढ़िएगा इसको भी। इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 2,50,000 रुपीज देन एग्जेम्पशन अंडर 1010D विल अप्लाई। तो अगर प्रीमियम का पैसा 2,50,000 से कम का है तो फिर सेक्शन 1010D का जो एग्जेम्पशन है वो हमें कंटिन्यू रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसके साथ में 2,50,000 के साथ में आपने 10% वाली कंडीशन भी अप्लाई करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया यूलिप के केस में अब दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन, अगर आपका प्रीमियम का पैसा 10% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा है, या फिर अगर आपका प्रीमियम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, दो कंडीशन में और है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या तो प्रीमियम 10% से ज्यादा है या फिर प्रीमियम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे केस में जब भी आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो फिर एग्जेम्प्ट कब होगा? एग्जेम्प्ट होगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। दोनों कौन सी दो कंडीशन? पहला, प्रीमियम का पैसा 10% के बराबर या 10% से कम हो, एंड दूसरी कंडीशन, प्रीमियम का पैसा 2.5 लाख रुपए से कम हो या बराबर हो 2.5 लाख के। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब जो पैसा मैच्योरिटी पे वापस मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। दोनों में से किसी एक कंडीशन का फेलियर हो रहा है, मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, वो पैसा आपके लिए टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। यही बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। आइए जरा बात को और अच्छे से सीखते हैं, ध्यान से पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, जो आप ये चेक करेंगे 2,50,000 की लिमिट, तो 2,50,000 की लिमिट चेक करते समय ध्यान रखिएगा कि आपने जीएसटी के अमाउंट को कंसिडर नहीं करना। तो यू हैव टू इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, मतलब जो पॉलिसी का अमाउंट होता है उसके अंदर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी के अमाउंट को हटा के तब चेक करना 2,50,000 रुपीज। फिफ्थ प्रोविजो, ध्यान से कीजिएगा, फिफ्थ प्रोविजो नया कंसेप्ट। इफ द प्रीमियम पेबल बाय अ पर्सन इज फॉर मोर देन वन यूलिप पॉलिसीज, तो जो फोर्थ प्रोविजन था वो कह रहा था कि एक पॉलिसी हो 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम। अगर बहुत सारी पॉलिसीज हैं तो सबका मिला के जो प्रीमियम है वो 2,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ प्रीमियम इज पेबल बाय पर्सन फॉर मोर देन वन यूलिप विच हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर February 21, then exemption under 1010D will apply only for those insurance policies where the aggregate amount of premium is less than or equal to 2,50,000 रुपए in the year। अगेन फिर से एक पॉलिसी
तो 2,50,000 का प्रीमियम, बहुत सारी पॉलिसीज तो सबका मिला के 2,50,000 रुपए का प्रीमियम। मैंने दोनों का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मेरे को 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और डेथ की वजह से यूजुअली पॉलिसी मैच्योर होती है और पैसा मिलेगा, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो एग्जेम्प्ट रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो पैसा डेथ पे मिलेगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, 7th प्रोविजन में सरकार ने ये कह दिया कि अगर सेक्शन 1010D के प्रोविजंस को अप्लाई करने में कोई दिक्कत आए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके गाइडलाइंस इशू कर सकती है, और जो गाइडलाइंस इशू होंगी वो पार्लियामेंट से अप्रूव करवानी होंगी। वो गाइडलाइंस एक बार पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा, उसके बाद गाइडलाइंस इशू की जा सकती है बाय द CBDT, अगर इस पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करने में कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है तो। साथ साथ में मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से पढ़ेगा एग्जाम्पल। मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका नाम है अजय, पूजा और निशा, और साथ में सुनील सर जो हमारे साथ कॉस्टिंग बढ़ाते हैं, मैंने उनका नाम भी यहाँ पे ले लिया है। तो 4 लोगों का मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, ये चारों मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। मान लेते हैं अजय की बात करते हैं। अजय ने यूलिप पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट किया दिसंबर 2020 में, दैट मीन्स फरवरी 21 से पहले का इन्वेस्टमेंट है। अगर फरवरी 2021 से पहले का इन्वेस्टमेंट है और यूलिप पे इन्वेस्टमेंट है, तो चाहे वो प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा का था या कम का था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। एक और चीज मैंने यहां पे ये जूम कर लिया कि पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो 10% से कम का है। जरा करके देखते हैं कि कम का है या ज्यादा का है। मेरे को पूरा पढ़ना चाहिए था, मैंने नहीं पढ़ा, मेरी गलती है। आओ जरा पूरा पढ़ते हैं। प्रीमियम पे हुआ 2,60,000, जबकि सम अश्योर्ड है 50 लाख रुपए। अब आप 50 लाख का 10% कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आएगा? 50 लाख का 10% 5 लाख। तो क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? आओ जरा चेक करें, क्या 10% से कम का प्रीमियम है? आंसर इज यस। ये रहा आंसर इज यस। मतलब नो लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 20% ये 10 से ज्यादा की बात कर रहा हूं, मैं कम की बात कर रहा हूं। तो क्या प्रीमियम का पैसा 10% से कम का है? आंसर इज यस। क्या ये पॉलिसी फरवरी 21 या उसके बाद इश्यू हुई है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन फेल हो रही है तो फिर उस केस में सेक्शन 1010D का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पूजा की बात करते हैं। 16 जनवरी 21 में पॉलिसी दी है। पॉलिसी दी है कितने की? प्रीमियम पे क्या है कितने का? 2 लाख का, जबकि सम अश्योर्ड था 18 लाख रुपीस। तो 18 लाख का 10% निकाल लो। 18 लाख का 10% आता है 1,80,000। तो क्या प्रीमियम पेड 10% से ज्यादा का है? आंसर इज यस। तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई। अगर पहली कंडीशन ही फेल हो जाए, 10% से ज्यादा की पॉलिसी का प्रीमियम हो जाए, तो क्या सेक्शन 1010D में एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज नो। कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जो भी पैसा पॉलिसी की मैच्योरिटी में मिलेगा वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, डेथ के केस में एग्जेम्पशन आ जाएगा। अब ध्यान से करना, निशा की बात करते हैं। निशा ने पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट किया 16 फरवरी 2021, दैट इज बजट आने के बाद। कितना इन्वेस्ट किया? 20 लाख की पॉलिसी है, 2,30,000 का प्रीमियम दिया। क्या 10% से ज्यादा दिया? आंसर इज यस। अगर 10% से कम होता तो एग्जेम्पशन था, लेकिन यहां तो 10% से ज्यादा है। तो क्योंकि 10% से ज्यादा है तो सेक्शन 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। सुनील की बात करते हैं। सुनील ने यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया मार्च 21 में, दैट इज बजट आने के बाद। प्रीमियम दिया 2,50,000 का, जबकि 2,50,000 से ज्यादा का 255 का प्रीमियम दिया, जबकि हो सकता था 250 का ओनली। जो पॉलिसी का सम अश्योर्ड है वो है 35 लाख। तो है तो 35 लाख,
उसका 10% से कम है, लेकिन जो प्रीमियम है वो फिर भी 2,50,000 से तो ज़्यादा ही है। और क्योंकि यूलिप का प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से पॉलिसी का पैसा जब वापस मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। टैक्सेबल करेंगे अंडर द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मेरे बेटा इस एग्जाम्पल से आपको समझ आती है दो कंडीशन। तो मैं अगर आप कहें तो मैं दो कंडीशन आपको यहाँ पे एक बार लिखवा देता हूँ। दो कंडीशन यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ, ध्यान से लिखिएगा मेरे साथ साथ में। अरे भाई ये क्या हो गया, चलो तो ध्यान से लिखिएगा मेरे साथ साथ में। मैंने जो आपको लिखवाया, यूलिप पॉलिसी इशूड ऑन या आफ्टर 1 फरवरी 2021, पहली फरवरी 2021 के बाद अगर आपने पॉलिसी को इशू किया है या पहली फरवरी 2021 को इशू किया है, इफ बोथ कंडीशंस are satisfied, then amount received on maturity will be exempt. Exempt का सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। अब दो कंडीशन हमारे पास कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है हमारे पास जहां पे प्रीमियम शुड बी लेस देन और शुड बी इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड। तो इसका उल्टा सोच लेना, अगर प्रीमियम 10% से ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, और दूसरा जो प्रीमियम का अमाउंट है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2,50,000 रुपए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तब एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फेल हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगा। लिख देना यहां पे, नोट ऑन फेलियर ऑफ एनी वन कंडीशन, एक भी कंडीशन का फेलियर हो गया, ऑन द फेलियर ऑफ एनी वन कंडीशन, अमाउंट ऑफ ULIP on maturity will be fully taxable। तो मैच्योरिटी पे मिलने वाला पैसा पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फेल हो गई तो। ठीक है जी, कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आप एग्जाम्पल करेंगे तो बात समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, एक और बात कि साहब मान लीजिए एक से ज्यादा पॉलिसी है तो क्या करें? आओ जरा वो भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन में 9 दिया है मैंने आपको, पढ़ेगा। फॉलोइंग इज द डाटा फॉर द मल्टीपल पॉलिसीज परचेज बाय वन पर्सन ऑन एंड आफ्टर 1 फरवरी 2021। पहली फरवरी 2021 के बाद एक व्यक्ति ने बहुत सारी पॉलिसीज, मल्टीपल पॉलिसीज इशू करी हैं, परचेज करी हैं। तो आपने बताना है कि इन पॉलिसीज की मैच्योरिटी पे जब पैसा मिलेगा तो उसका आप क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे, या हमने डिस्कस करना है। पॉलिसी ए है जिसका प्रीमियम था 2,60,000 रुपये। तो यार बात यही खत्म हो गई। अगर 2,50,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जो भी पैसा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पॉलिसी बी में 2 लाख का प्रीमियम दिया, ठीक है, तो 2,50,000 से कम है, ये बात तो समझ आती है। दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि क्या सम एश्योर्ड के 10% से कम है। सम एश्योर्ड दिया हुआ है 15 लाख, 15 लाख का 10% आता है 1,50,000। तो क्या यह प्रीमियम 1,50,000 से कम है? दूसरी कंडीशन, आंसर इज नो, ये कंडीशन फेल हो रही है। दोनों में से कोई एक कंडीशन फेल हो जाए तो उस केस में जो भी पैसा होगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। अदर सोर्सेज के चैप्टर में जाके पॉलिसी नंबर सी की बात करते हैं। प्रीमियम दिया है 60,000 का, 2,50,000 से कम है, बिल्कुल है।
सम एश्योर्ड है 5 लाख का, 5 लाख का 10% करूंगा तो आता है 50,000 रुपये, तो आता तो 50,000 रुपये है, लेकिन जो प्रीमियम मैं दे रहा हूं वो 50,000 से ज्यादा दे रहा हूं, 10% से ज्यादा दे रहा हूं। इस वजह से फेलियर ऑफ द कंडीशन हो गया, जो भी पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा वो एग्जेप्ट नहीं होगा, वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पॉलिसी डी। पॉलिसी डी में प्रीमियम दिया मैंने 1 लाख रुपए का, सम अश्योर्ड था मेरा 1,10,000 रुपए, तो क्या मैंने 10% से कम दिया? आंसर इज यस। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्या प्रीमियम 2,50,000 से कम दिया? अगेन द आंसर इज यस। तो प्रीमियम 2,50,000 से कम, प्रीमियम 10% से कम, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इस वजह से अब जो पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा वो पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, वो पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉलिसी ई देखते हैं। पॉलिसी ई में आपने प्रीमियम दिया 60,000 रुपए का, पॉलिसी थी आपकी 70,000, पॉलिसी आपकी 7 लाख रुपीज की, 7 लाख का 10% निकाला तो आया 70,000। तो इसका मतलब प्रीमियम मेरा 10% से कम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्रीमियम मेरा 2,50,000 से कम है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये पॉलिसी जब मैच्योर होगी पैसा मिलेगा, एग्जेम्प्ट होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आइए, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपीज का, 10 लाख का 10% निकालूंगा, 10 लाख का 10% निकालूंगा, कितना रहेगा? 1 लाख रुपीज। प्रीमियम दिया 90, दैट मीन्स 10% से कम दिया। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जो प्रीमियम दिया वो 2,50,000 से कम दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट केस में देखते हैं, मेरी पॉलिसी थी 9 लाख की, 9 लाख का 10% आता है 90,000, मैंने दिया प्रीमियम 85,000, दैट मीन्स 10% से कम दिया, और जो दिया वो 2,50,000 से भी कम दिया। तो ऐसे सिचुएशन में इस लास्ट पॉलिसी का भी पैसा जब मेरे को मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन मेरे बेटा ध्यान रखना, ये जो 4 पॉलिसीज हैं, इन चारों पॉलिसीज का अगर आप सम टोटल देखें, इन 4 पॉलिसीज का अगर आप सम टोटल प्रीमियम देखें, ये 4 पॉलिसीज हैं, मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया। अगर आप इन चारों पॉलिसीज का सम टोटल देखेंगे, अगर आप इन चारों पॉलिसीज का सम टोटल देखेंगे, क्या हो रहा है यार, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? चारों पॉलिसीज का सम टोटल अगर आप चेक करेंगे तो ये जो सम टोटल आ रहा है, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से करता हूँ, ये वाला, ये जो सम टोटल है, इन सम टोटल को जरा चेक कीजिएगा। 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 85,000, अगर इन चारों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इन चारों को ऐड करके अमाउंट आता है 2,50,000 से ज़्यादा। गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि एक इंडिविजुअल पॉलिसी का भी 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सबका मिला के एग्रीगेट भी 2,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे सर आपने इन 4 का ही क्यों किया, इससे पहले जो 3 पॉलिसीज है उसका क्यों नहीं ऐड किया? तो भाई ये 3 पॉलिसी तो वैसे ही एग्जेम्प्ट नहीं है, ये 3 पॉलिसी तो वैसे ही टैक्सेबल हो रही हैं। तो जो एग्जेम्प्ट हो रही हैं 4 पॉलिसीज, उन 4 पॉलिसीज का देख लो, क्या ये 4 पॉलिसी जो एग्जेम्प्ट हो रही है, क्या इन चारों का मिला के प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा आ रहा है? आंसर इज यस। इस वजह से एग्जेम्पशन यहां पे भी नहीं मिलेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब पढ़ो आपने यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 लास्ट 4 पॉलिसीज, पॉलिसी डी टू जी आर इंडिविजुअली एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, but exemption can be claimed in respect of only those policies where the aggregate premium during the year does not exceed 2,50,000 रुपए. In these cases, the aggregate amount is 355 and hence the exemption under 1010D will not be allowed. Exemption नहीं मिलने वाला है। तो यूलिप पॉलिसीज के बारे में यहाँ पे मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई।
आपका जो रिवीजन टेस्ट पेपर आया था मई 2022 के लिए, जो कुछ दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, आराम आराम से पढ़ेंगे, होले होले पढ़ेंगे। कहता है एग्जामिनर, मिस्टर ए हैज टेकन 2 यूलिप्स, यूलिप एक्स एंड यूलिप वाई। यूलिप एक्स इज इशूड ऑन 1st of January 2021। चलो बात खत्म हो गई। 1st of January 21, दैट इज बजट आने से पहले यूलिप में इन्वेस्ट कर दिया था, बड़ा सियाना था। तो यहाँ पे 2,50,000 रुपये वाली लिमिट तो अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि बजट आने से पहले ही कर दिया, फरवरी 2021 से पहले कर दिया। लेकिन हाँ, 10% वाली कंडीशन चेक कर लेना भाई, 10% वाली कंडीशन तो लगेगी, वो चेक कर लेना। तो आगे चलते हैं यहाँ से। यूलिप वाई वॉज इशूड ऑन 1st of May 2021, तो बजट आने के बाद दूसरी पॉलिसी में इन्वेस्ट किया। The sum assured of ULIP X and ULIP Y is 30 lakh rupees and 40 lakh rupees respectively। तो sum assured X का है 30, Y का है 40। जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम है 3 lakhs and 4 lakhs respectively। मतलब प्रीमियम जो दे रहा है वो 10% या 10% से कम का दे रहा है, ठीक है। अब आप यूनिट पॉलिसी X के बारे में सोचना। पॉलिसी X में 2,50,000 की लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये फरवरी 2021 से पहले इशू हो चुकी है। सिर्फ 10% वाली लिमिट अप्लाई होगी। हमारे इस एग्जांपल के अंदर उसका प्रीमियम का पैसा 10% से कम का है या 10% के बराबर का है। इस वजह से जब यूनिट ये पॉलिसी एक्स मैच्योर हो जाएगी और पैसा मिलेगा, वो पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। पॉलिसी वाई के बारे में देखते हैं। पॉलिसी वाई में क्या सिचुएशन है। पॉलिसी वाई है 40 लाख रुपीस की, जिसका प्रीमियम है 4 लाख रुपीस का। हालांकि प्रीमियम है तो 10% से कम या 10% के बराबर, लेकिन वो प्रीमियम 2,50,000 से ज़्यादा है, 2,50,000 से ज़्यादा है। तो एक कंडीशन फेल हो रही है। इस वजह से यूलिप वाई पे जो पैसा मिलेगा वो पैसा टैक्सेबल होगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है consideration received on the maturity of ULIP X would be exempt under 10(d), while the profit and gains from the receipt of consideration of maturity of ULIP Y would be taxable। आंसर यही है, A is the answer। और A जो आंसर है उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पे नीचे रीज़न भी दे दिया है कि Y यूनिट X जो होगा या पॉलिसी X जो होगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा और Y पॉलिसी Y टैक्सेबल होगा। मैंने नीचे भी दे दिया, आपको समझा भी दिया। अच्छा, अब जरा बात को समझना। ये जो यूलिप्स का जो कंसेप्ट है ये फरवरी 2021 में आया। फरवरी 2021 से पहले वाली यूलिप्स तो सारी एग्जेम्प्ट है 10(d) सेक्शन में। अब जो पॉलिसी फरवरी 2021 या उसके बाद इशू हो रही है, वो पॉलिसी मैच्योर कब होगी आपको बता देता हूं। आमतौर पे जनरली ये देखा गया है कि यूलिप पॉलिसीज में कम से कम 5 साल का टाइम पीरियड होता है। मतलब कम से कम 5 साल के बाद वो मैच्योर होती है। 5 साल से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 साल। तो 5 साल के बाद जो पॉलिसी है वो मैच्योर होगी। उसका कानून हमारी भारत सरकार ने आज ही बना दिया, इसी साल बना दिया। सरकार ने कहा फ्यूचर में जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी, उस समय पॉलिसी की मैच्योरिटी के ऊपर हम लोग इसके ऊपर कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। तो सरकार ने कहा भाई यूलिप पॉलिसी को हम लोग एक तरह से म्यूचुअल फंड ही मानेंगे, और म्यूचुअल फंड मानते हुए जैसे म्यूचुअल फंड के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं टैक्स के लिए, वैसे ही अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय उसका इंडेक्सेशन वगैरह भी होगा, और साथ में टैक्स रेट क्या होगा, बी केयरफुल। टैक्स रेट, अगर यूलिप पॉलिसी का पैसा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ तो सेक्शन 112A का टैक्स रेट लगेगा। 112A का टैक्स रेट आपको याद है सबको। जितना भी कैपिटल गेन्स होगा उसमें से 1 लाख रुपीस हम लोग एग्जेम्प्ट करते हैं, बाकी के अमाउंट के ऊपर हम लोग 10% का टैक्स रेट लगाते हैं अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है तो।
मान लीजिए इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, बैलेंस ग्रोथ फंड है या डेट ओरिएंटेड है, तो क्या करें? तो वहां पे हम लोग फिर 112A अप्लाई ना करते हुए 112 अप्लाई करते हैं, 20% का टैक्स रेट लगा देते हैं। तो जो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं वही आपने यहां पे यूलिप में भी करना है। यही बातें यहां पे लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़ेगा। कैपिटल गेन्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफाइड यूलिप्स। ये स्पेसिफाइड यूलिप्स कौन से हैं? वही वाले यूलिप्स जो दोनों कंडीशन 2.5 लाख और 10% वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। If a person receives any amount under ULIP, including bonus on such policy, and it is not exempt due to fourth and the fifth provision, fourth and fifth provision का मतलब सिंगल पॉलिसी 2.5 लाख, एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉलिसीज 2.5 लाख, उसकी वजह से ये पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं हो रही है, टैक्सेबल हो रही है, देन तो क्या होगा? देन income arising from the receipt of such policy will be taxable as capital gains। जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन्स में। कौन से चैप्टर में टैक्सेबल कर रहे हैं? कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल कर रहे हैं। कब टैक्सेबल करेंगे? एंड इट विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ दैट ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड। और ये पैसा कब मिलेगा? ध्यान देना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा फरवरी 21 में अगर आपने पॉलिसी में इन्वेस्ट किया या उसके बाद कभी इन्वेस्ट किया तो लॉकिंग पीरियड कम से कम 5 साल का होता है। 5 साल के बाद ये पैसा मिलेगा। तो अगर आप 2021 में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद ये पैसा 2026 या 2027 में मिलेगा। 2022 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 27 से 28 में वो पैसा मिलेगा। 5 साल के बाद पैसा मिलेगा। तो 5 साल के बाद ये पैसा टैक्सेबल करेंगे कैपिटल गेन्स में। कब टैक्सेबल करेंगे? जब मिलेगा तब टैक्सेबल करेंगे। कहां टैक्सेबल करेंगे? कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल करेंगे। This section does not apply to any policy other than ULIP where the premium payable exceeds 10% of the sum assured and therefore not exempt under 1010D। तो कहने का मतलब जो नॉर्मल सिंपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वहां पे ये कैपिटल गेन्स अप्लाई नहीं होगा। कैपिटल गेन्स सिर्फ यूलिप पॉलिसीज में अप्लाई होगा। LTCG will be taxable at the rate given under 112A। 112A में तो टैक्सेबल तब होगा जब वो इक्विटी ओरिएंटेड होगा। मान लो अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं है, बैलेंस ग्रोथ है या डेट ओरिएंटेड है तो फिर से 112 में जाएगा, फिर 112A में नहीं जाएगा। द इनकम टैक्सेबल शैल बी कैलकुलेटेड इन अ मैनर गिवन अंडर रूल 8AD। तो रूल 8AD कहता है कि इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम कैलकुलेशन कैसे होगा, वो रूल 8AD बताता है। और जरा ये रूल 8AD को बिना पढ़े समझने की कोशिश करें। इसको बिना पढ़े समझने की कोशिश करें। रूल 8AD आपको आराम से, समझदार स्टूडेंट्स हो सारे आप लोग, आपको आराम से समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यूलिप में पैसा इन्वेस्ट किया। मान लेते हैं मैंने यूलिप में पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इसका 1 मार्च 2021 में, मतलब फरवरी 21 के बाद। तो मैंने पहले साल प्रीमियम पे किया 35,000 और जैसे मैंने कहा 5 साल की पॉलिसी कम से कम होती है तो मैंने 5 साल हर साल 35,000 पे किया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज टोटल 165 का पैसा यूरोप को पे किया। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 175। मैं दोबारा करूं एक बार, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 175। हाँ मैंने गलती से 165 लिख दिया, आप इसे ठीक करके 175 कर दीजिएगा। तो मैंने यूलिप को कितना पैसा दिया? 175 दिया। ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुआ होगा। यूलिप का मतलब ये होता है कि पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। जब ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा तो 5 सालों के बाद स्टॉक मार्केट में ग्रोथ तो होगी। मान लीजिए यूलिप की पॉलिसी मैच्योर हो गई, यूलिप की पॉलिसी मैच्योर हो गई और मैच्योरिटी पे मेरे को 2,50,000 रुपये मिल रहे हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचना, ये है सेल कंसिडरेशन, ये है कॉस्ट। कैपिटल गेन्स निकालते हैं ना, कैपिटल गेन्स कैसे निकालोगे? ये सेल कंसिडरेशन और ये कॉस्ट। तो ठंडे दिमाग से सोचना, आप किस अमाउंट को टैक्सेबल करोगे? क्या आप इस पूरे 2,50,000 को टैक्सेबल कर दोगे? क्या
क्या ये पूरा 2,50,000 टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। तो फिर मन में बात आती है क्या टैक्सेबल होगा? जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को ही तो टैक्सेबल करोगे। तो 250 और 175 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 250 और 175 का डिफरेंस आता है 75,000। तो ये जो 75,000 है ये आपका गेन्स है और ये 75,000 गेन्स आपका टैक्सेबल होगा। अब आप सोचो, ये बात नॉर्मली किसी भी एवरेज स्टूडेंट को भी समझ आ जाएगी कि गेन्स को टैक्सेबल करना है। क्या इसके लिए कोई रूल बनाने की जरूरत थी? हालांकि नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने फिर भी रूल बना दिया। रूल नंबर देखो कौन सा? रूल नंबर 8AD। रूल नंबर 8AD में हमारी सरकार ने यही बात बोली है कि साहब आप जब गेन्स कैलकुलेट करोगे तो आपका जो पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिल रहा है उसमें से माइनस कर देना वो सारे का सारा प्रीमियम जो पिछले सालों में आपने पे किया था। तो टोटल प्रीमियम का पैसा माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका गेन कहलाएगा और इस गेन को आपने टैक्सेबल करना। ये बात रूल 8AD में लिख दी गई। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब मैं आपको एक अपने घर की बात बताता हूं। आप लोगों को कई बार मैंने ये बात बताई, मेरी बेटी है, उसका नाम है उस्ताद। उस्ताद मत बोलना, दिस इज उस्ताद। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर ये उस्ताद का मतलब क्या होता है? तो जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है ना स्तुति, भगवान की प्रेज करना, भगवान की बढ़ाई करना, टू प्रेज द लॉर्ड, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्तुति। तो जो वर्ड हिंदी में है स्तुति, उसी को पंजाबी भाषा में हम लोग बोलते हैं उस्ताद। तो स्तुति, आप लोगों ने कई बार ये वाला नाम भी पढ़ा होगा, कई लड़कियों का नाम होता है स्तुति। तो जो हिंदी में वर्ड है स्तुति, वही पंजाबी में वर्ड है उस्ताद, USTAT, उस्ताद। अच्छा, अब बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये बात मैंने क्यों करी है? मैंने अपनी बेटी के लिए यूलिप पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट किया था और ये पैसा इन्वेस्टमेंट मैंने लगभग आज से 18 साल पहले किया था। अब ये जब पैसा मैंने इन्वेस्ट किया 18 साल पहले, लगभग जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ था तभी मैंने इन्वेस्ट किया था। तो अब इस पॉलिसी में ये पोजीशन है कि जब मेरी बेटी 19 साल की हो जाएगी तो मेरे को कुछ पैसा मिलेगा। उसके बाद जब मेरी बेटी 22 साल की हो जाएगी तो मेरे को कुछ पैसा मिलेगा मैच्योरिटी का। और फिर जब मेरी बेटी 25 साल की हो जाएगी तो कुछ पैसा मिलेगा। मतलब हर 3-3 साल के गैप के बाद मेरे को पैसा मिलेगा। ये मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, अपनी बेटी की इंश्योरेंस पॉलिसी की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने 18 साल पहले इन्वेस्ट किया। उस समय पॉलिसी ये थी कि जब बेटी 19 साल की होगी तब हम आपको टोटल पैसे का कुछ पैसा देंगे, जब 22 साल की होगी तब हम आपको कुछ पैसा देंगे और जब वो 25 साल की होगी तब आपको कुछ पैसा देंगे। तो इसका मतलब मान लीजिए अब 2021 में अगर आपकी कोई ऐसी पॉलिसी इशू हुई है तो 19 साल बाद, 22 साल बाद, 25 साल बाद पैसा मिलेगा। अब आप सोचना ठंडे दिमाग से, जब आपको 19 साल के बाद पैसा मिलेगा तो ये पहली पेमेंट आएगी आपकी। पहली पेमेंट में तो आप ऐसे ही करेंगे, जितना पैसा मिला, जितना उसकी कॉस्ट थी, दोनों का डिफरेंस ले लेना, वो आपका कैपिटल गेन्स आ जाएगा। लेकिन अब ठंडे दिमाग से सोचना, दूसरी बार आपको पेमेंट मिल रही है, तो जब आपको सेकंड पेमेंट मिल रही है तो क्या दोनों को मिला के सेल कंसिडरेशन निकालोगे या सिर्फ सेकंड अमाउंट का ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा? सिर्फ सेकंड अमाउंट का तो सेल कंसिडरेशन मानोगे, इससे ज्यादा थोड़े ना कुछ मान लोगे। इसी प्रकार से जब थर्ड पैसा मिलेगा तो जो थर्ड पैसा मिल रहा है सिर्फ वही सेल कंसिडरेशन होगा, तीनों को मिला के नहीं करेंगे। अब बताओ, ये बात जो कॉमन सेंस की बात है, ये बात अगर रूल 8AD में लिख दी जाए तो क्या ये बहुत कुछ मुश्किल चीज हो गई? नहीं, ये तो बड़ी आसान सी बात है, लॉजिकल भी है, कॉमन सेंस भी है कि ऐसी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, और खासतौर पे जो मैंने अपनी बेटी की पॉलिसी करवाई थी उसमें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो, चलो 1 मिनट के लिए बात को समझना है, बात को समझना है, इसलिए मान लो 19 साल और 22 साल के बीच में कुछ प्रीमियम पे किया, तो जब 22 साल की उम्र में पैसा वापस मिलेगा उसमें से ये वाला प्रीमियम कॉस्ट मानते हुए लेस कर देना।
आप कहेंगे सर क्यों, इससे पहले वाला क्यों नहीं? अरे भाई, इससे पहले वाला तो ऑलरेडी कॉस्ट मान चुके हो। इससे पहले वाला 19 साल से पहले वाला जो प्रीमियम दिया था वो तो ऑलरेडी कॉस्ट मान चुके हो। 19 साल की उम्र में जो पैसा मिल रहा है उसके सेल कंसिडरेशन में वो वाला कॉस्ट आप ऑलरेडी लेस कर चुके हो। तो 19 और 22 के बीच में जो प्रीमियम दे रहे हो वो अब आपका कॉस्ट बनेगा फॉर दैट अमाउंट, फॉर दैट पॉलिसी जो आपके 22 साल की उम्र में आपको मिल रहा है। इसी प्रकार से 22 और 25 साल की उम्र के बीच में अगर आपने कुछ प्रीमियम दिया तो वो प्रीमियम कॉस्ट बनेगा फॉर सच अमाउंट जो कि 25 साल की उम्र पे आपको मिल रहा है। अब यही सारी बातें रूल नंबर 8 AD में लिखी गई है, जो कि अब मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से पढ़ेगा रूल 8 AD क्या कहता है। रूल 8 AD, और अगर अगेन यहां पे अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो शायद जल्दी से बात समझ आएगी आपको। रूल 8 AD कहता है, इफ पर्सन हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट इंक्लूडिंग बोनस ऑन द यूलिप्स, देन अमाउंट रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम, अमाउंट रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स जब मेरी बेटी 19 साल की हुई, मेरे को पैसा मिला, पहली बार मिल रहा पैसा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। When the amount is received for the first time during the year under ULIP, then the capital gain will be calculated in accordance with the formula which is A minus B. अब यार A minus B कोई फॉर्मूला थोड़ी ना यार, come on please यार, ये तो कॉमन सेंस है। What is A? A is the amount received on maturity. What is B? The cost. What is the cost? The aggregate of the premium paid during the past years, that will become the cost. यही बात यहां पे लिख दी, देखो पढ़ो। ए क्या है? द अमाउंट रिसीव्ड। बी क्या है? द एग्रीगेट ऑफ द प्रीमियम पेड। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो ए और बी का डिफरेंस विल बी रिगार्डेड एज योर कैपिटल गेन्स, वो आपका कैपिटल गेन्स बन जाएगा। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू योर कैपिटल गेन्स। अच्छा, अगर ये पैसा अब सब्सिक्वेंट ओकेजन में मिल रहा हो तो क्या करें? सब्सिक्वेंट ओकेजन का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अभी आपको समझाया, मेरी बेटी के केस में, अरे कहाँ गया, ये रहा, मेरी बेटी के केस में पहला पैसा 19 साल पे मिलेगा, दूसरा पैसा 22 साल पे मिलेगा, तीसरा पैसा 25 साल में मिलेगा। तो 22 और 25 वाला क्या बन गया? सब्सिक्वेंट बन गया। तो ये जो सब्सिक्वेंट है 22 और 25 वाला, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। The capital gain shall be calculated by using formula C minus D. Now what is C? C is amount received including bonus on such policy on the subsequent occasion. तो जो second occasion पे पैसा मिल रहा है सिर्फ वो वाला पैसा। Aggregate of the premium paid during the term till the date of receipt as referred in point number C as reduced by the premium already being paid for the consideration. मतलब अगर टोटल प्रीमियम में से जो प्रीमियम आपने पहले ही बार यूज कर लिया वो हटा दो बाकी का। तो मैंने इसको यही तो समझाया था कि फर्स्ट पेमेंट और सेकंड पेमेंट के बीच में अगर आपने कोई प्रीमियम दिया तो वो प्रीमियम आपका कॉस्ट बन जाएगा। बेसिकली इंटरप्रिटेशन ये निकल के आता है यहाँ पे। उसके साथ साथ में जो टैक्स रेट्स हैं उनके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ही दिया है कि टैक्स रेट्स कौन से होंगे। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि भाई टैक्स रेट जो होगा वो 112A का होगा, जो भी टैक्स रेट होगा वो 112A का होगा। लेकिन मान लीजिए अगर 112A वाला जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, वो पैसा इन्वेस्ट हुआ या तो डेट में या बैलेंस ग्रोथ में, तब फिर सेक्शन 112 अप्लाई हो जाएगा। तो टैक्स रेट्स फ्यूचर में जो टैक्स रेट्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, इक्विटी ओरिएंटेड में इन्वेस्ट हो रहा है, बैलेंस में इन्वेस्ट हो रहा है या डेट ओरिएंटेड में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर इक्विटी में जा रहा है तो 1 लाख रुपए छोड़ के बाकी का जो कैपिटल गेन्स है वो टैक्सेबल होगा। टैक्स रेट 10% का लगेगा। ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन सेस और सरचार्ज भी अप्लाई होंगे एंड बाकी की सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दी है। ठीक है जी। और एक और चीज़ जो आखिरी चीज़ है, जब ये पैसा वापस मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, जब ये पैसा वापस मिलेगा मैच्योरिटी पे, यूलिप की मैच्योरिटी पे जो कि एग्जेम्प्ट नहीं हो रही है, तो वहाँ पे टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे सेक्शन 194DA।
तो सेक्शन 194DA मैंने आपको पॉलिसी जो TDS का कंसेप्ट था वो मैंने आपको डिडक्शंस के चैप्टर में करवाया था। मैंने सेक्शंस को रिलेट किया था एक दूसरे के साथ, तो एक बार अपने नोट्स में देखिएगा। डिडक्शंस में आपको 194DA मिलेगा और 194DA के प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ऑन द मैच्योरिटी ऑफ यूलिप पॉलिसीज। तो ये आपके लिए यूलिप पॉलिसीज का पूरा डिस्कशन था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को अप्रोच कीजिएगा, मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास है, नहीं है तो एक बार लिख लीजिए दोबारा से। मैं बार बार सबको अपना नंबर देता रहता हूँ, 8010921000 या फिर 8860068196। ये 2 नंबर मेरे हैं। 2 नंबर से किसी भी नंबर पे कॉल करके, हो सकता है एक नंबर कभी ना मिल पाए, कवरेज से बाहर हो। पहला वाला नंबर जो 921000 वो एयरटेल का है, 8196 वाला जो नंबर है वो वोडाफोन का है। तो दोनों नंबर रखे हुए हैं, दोनों में से कोई ना कोई नेटवर्क तो काम करेगा ही करेगा। तो आज यहाँ तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो the topic of ULIP all in detail. I wish you best of luck for your upcoming May and November examination. Bye bye.